हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे डिजेक्शन एंड ओट। ये MEG1 है एंड ब्लॉक 6 है और ये कॉलरिज के द्वारा लिखी गई पोएम डिजेक्शन एंड ओट पर एक डिस्कशन होगा आज। सो व्हाट इज़ एन ओट? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओट है क्या। तो J.A. कुडॉन्स बोलते हैं, उनकी डेफिनेशन जो है ये क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब लोगों को समझ में आने वाली है, ईजी है थोड़ी। उन्होंने डेफिनेशन दी है, लिरिक पोएम यूजुअली ऑफ सम लेंथ। The main features are an elaborate stanza structure, a marked formality, and state lines in tone and style, which make it ceremonious and lofty sentiments and thoughts. In short, an ode is rather a grand poem, a full-dress poem. However, this set we can distinguish two basic kinds, the public and the private. The public is used for ceremonial occasions like funeral, birthday, state events. The private often celebrates rather intense, personal, subjective occasions. It is inclined to be meditative and reflective. Tennyson's ode on the death of the Duke of Wellington is an example of the public. दो बताएंगे ना, public है ना, public and private. And second one, Keats' ode to a nightingale is an example of the private ode. Now हम introduction part पढ़ लेते हैं इसका. The poem opens with a 4-line quote from the ballad of Sir Patrick Spens, first printed by Thomas Percy in his Reliques of Ancient English Poetry in 1765. 1765 में थॉमस पर्सी ने रेलिक्स ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोइट्री लिखी थी. उस बुक में उन्होंने सर पैट्रिक स्पेंस ने द बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस को पब्लिश किया था, प्रिंट किया था. उससे इस पोएम से ना एक 4 लाइन्स का कोट लिया गया है डिजेक्शन एंड ओड में. The romantic poets of the 19th century were greatly influenced by Percy's collection. In the lines quoted by Coleridge, the speaker says that he has seen the old moon holding the new moon in her arms, and he is frightened. He fears that a deadly storm might follow. Such strange forebodings. Foreboding means a forecast. Take place in nature. Anxiety take place in nature. The relevance of these lines is that Coleridge wants such a storm to come in his life to arouse him from the spiritual sleep he is now in. तो वो बोलते हैं कि उन्होंने देखा, जो ये कोट दिया है ना कॉलरिज ने, उसमें ये बोला गया है कि ओल्ड मून जो है वो नए मून की बाहों में है. एंड वो डर गए, कॉलरिज डर गए. उनको ये लगा कि ऐसा हो रहा है तो कुछ स्टॉर्म आने वाला है एंड कुछ तो भी बहुत गलत होने वाला है. ये जो लाइंस है ना, इनकी रेलिवेंस ये है कि कॉलरिज ये चाहते हैं कि ये स्टॉर्म उठे, ये आए, उनकी लाइफ में स्टॉर्म आए और जिस नींद में वो सोए हुए हैं ना, उससे वो जग जाएं. द स्लम्बर, जो सो रहे हैं वो, द स्लम्बर इज़ पेनफुल टू द पोइट. ये जो नींद है ये उनके लिए बहुत पेनफुल है, बिकॉज इट डिप्राइव्स हिम ऑफ हिज एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ इन नेचर एंड मेक्स हिम अनेबल टू राइट पोइट्री. वो पोइट्री नहीं लिख पा रहे हैं, वो अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. एट सम स्टेज ऑफ लाइफ वर्ड्सवर्थ ऑल्सो फेल्ट द सेम क्राइसिस एंड ही हैज़ पिक्चर्ड इट इन हिज ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी. तो ये वर्ड्सवर्थ को भी लगा था, वो भी ऐसे क्राइसिस से गुजरे हैं और उन्होंने उसको ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी में लिखा है. शैलीज इन्वोकेशंस ऑफ द वेस्ट विंड इज़ ऑल्सो इन द सेम स्पिरिट. शैली ने भी लिखा है, वो भी ऐसे टाइम से निकले थे. बट अनलाइक दीज टू पोइट्स, अनलाइक मीन्स कॉलरिज इज़ वेरी सेंटिमेंटल. ये जो 2 पोइट्स हैं ना, इनके कंपैरिजन में कॉलरिज जो है वो बहुत सेंटिमेंटल है. एंड दैट मेक्स द इमॉर्टेलिटी ओड एंड द वेस्ट विंड
ओट सुपीरियर इन क्वालिटी टू कॉलरिज डिजेक्शन। ये पॉइंट ना मुझे बहुत कन्फ्यूज़न है इस पॉइंट में। देखो जब कॉलरिज इज़ वेरी, या तो ये लाइन गलत है या ये मुझे समझ में नहीं आ रही है। देखो इसमें ना कॉलरिज इज़ वेरी सेंटिमेंटल, जब कोई सेंटिमेंटल है तो वो अच्छी पोइट्री लिखेंगे ना, तो इसमें कैसे ये बोल सकते हैं कि इमॉर्टेलिटी ओड या जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, शैली ने लिखा है, वो ज़्यादा सुपीरियर है, अच्छा है। डिजेक्शन एंड ओट इज़ अ वर्स लेटर रिटन टू अ लेडी। There is doubt about the identity of this lady. In all likelihood, it was Sarah Hutchinson. But in a letter to his friend Paul, Coleridge gave him the impression that the poem was addressed to him. Later, he told some people that it was addressed to Wordsworth. ऐसा लगता है ये सारा के लिए लिखे गए हैं। फिर उन्होंने बोला कि ये पूल के लिए लिखे गए हैं, POOLE के लिए लिखे गए हैं, जो कि उनका फ्रेंड है। और फिर बाद में बोला गया कि वर्ड्सवर्थ के लिए लिखे गए। इट वॉज ओरिजिनली एड्रेस टू वर्ड्सवर्थ एंड सब्सिक्वेंटली विलियम वॉज रिप्लेस्ड बाय लेडी। Coleridge, however, meant that it could be addressed to anybody with a happy disposition and contented mind. The poem is actually about the poet himself. It is a kind of confession. अब बाद में ये बोला गया कि ये जो अब कॉलरिज जो है ना, कॉलरिज मेंट दैट, कॉलरिज के बोलने का मतलब था कि ये किसी को भी लिखे जा सकते थे, है ना। और ये बाद में उन्होंने बोला कि पोएम में कि ये जो पोएम है ना, ये एक्चुअली पोइट मेरे बारे में ही है, ये पोइट के बारे में ही है, ये एक तरह से कन्फेशन है। वन कन्फेसेस टू वन who is just the opposite type, a sinner to a holy priest, a guilty person to one who is pure of heart, and a sad man to one who is full of joy. It doesn't matter much whether it is addressed to Sarah or Poole or Wordsworth. What matters is that it is a dejected Coleridge confessing his feelings to one who is joyous, है ना, जो कि बहुत खुश है, क्योंकि कॉलरिज जो है वो दुखी हैं, लेकिन वो ऐसे आदमी के अपनी कन्फेशन कर रहे हैं जो कि खुश है। ओरिजिनली द पोएम हैज़ 340 lines. Later Coleridge cut it short to 139 lines and divided it into 8 parts. The drastic revision was made by Coleridge, the critic. Coleridge critic भी थे ना, तो उन्होंने बहुत ड्रास्टिक इसमें रिविजन्स की थी। Who means Coleridge, who deleted the too personal details and retained only those of universal significance, but the revision has also taken away much of its beauty. अब जब रिवाइज करते रहे ना वो इसको, तो उसकी ब्यूटी ही ख़त्म हो गई। At times the shortened becomes comfortably perceptible, मीन्स लोग उसको नोटिस करना शुरू कर देते हैं, उसको अपना लेते हैं। Humphrey House believes that the revision has effected its merit. In its revised version, he maintains he fails to achieve complete artistic unity. It is not a whole poem. तो ऐसा भी बोला गया कि वो जब इसकी रिवीजन हुई उसके बाद ये इसकी आर्टिस्टिक क्वालिटी जो है वो ख़त्म हो गई। नाउ in the next video or in this video only we are doing we will do substance also, है ना। नेक्स्ट वीडियो नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, तो हम एक सब्सटेंस पार्ट इसका कर लेते हैं। इन द 4-line कोट फ्रॉम बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस, जो कि हमने अभी पढ़ा, देयर इज़ द फोरबोर्डिंग, मतलब फेयर है, इंट्यूशन है, ऑफ अ डेडली स्टॉर्म। सच डेडली स्टॉर्म्स हाउ एवर डिस्ट्रक्टिव, ये डिस्ट्रक्टिव तो होते हैं, bring about a change by causing a stir in the soil and making the plants sprout out of seeds. तरह के स्टॉर्म आते हैं ना, तो ये धरती हिलती है और जो सॉइल है, सॉइल में एक स्टर आ जाता है, हिल जाती है सॉइल, और उससे जो है प्लांट्स जो है ना वो सीड से प्लांट बनता है।
द पोइट फील्स दैट ही इज़ लाइंग डॉर्मेंट, कि वो सोया हुआ है, सोए हुए हैं, एंड रिक्वायर्स अ न्यू लीज ऑफ पोएटिक लाइफ. ही वॉन्ट्स टू शेक ऑफ his dullness and be creative once again. The poet has melancholy of a subdued kind. वो बहुत ही depressed हैं, है ना, sorrow हैं, बहुत ही depressed हैं. He doesn't burst into any strong emotion. It is corroding his mind. उनका दिमाग जो है वो खा रही है कोई चीज़. He looks around and sees that everything in nature is excellently fair, but he is not deeply touched by anything. सब इतना अच्छा है लेकिन उनको अच्छा नहीं लग रहा है. He sees but does not feel. वो देख तो सकते हैं पर फील नहीं हो रहा उनका ये सब जो भी उनके आसपास अच्छा है. Now फिर से ये थोड़ा पढ़ती हूँ मैं. The poet has melancholy of a subdued kind. It doesn't burst into any strong emotion. It is corroding his mind. He looks around and sees that everything in nature is excellently fair, but he is not deeply touched by anything. He sees but does not feel. He has lost his genial spirits. Genial means friendly spirits. The beauty of natural objects can no more lift from his heart the overwhelming burden of his grief. His attempt to gaze at the green light on the western horizon is futile. मतलब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है. The real source of passion and life are within one's heart, and when they have dried up, he cannot expect the external forces to animate him. Man receives from nature what he gives to nature. Nature lives in our life. Here joys and sorrows are taken from man. It appears to be happy and sad according to our mood. मतलब नेचर पे हमारा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. हम खुश हैं तो नेचर भी खुश है. The objects of nature are lifeless and cold. If we want to see some high or noble quality in nature, something better than the commonplace, we must send forth the light, a glory, and a radiance to cover the natural objects from our heart. ये वही बात है ना कि जैसे हम खुश हैं, अगर हम खुश होंगे तो दूसरा भी खुश होगा. मीन्स हमारी रिफ्लेक्शन पड़ती है एक दूसरे पर ना. Sweet and powerful voice must come out of human feelings to give the sounds of nature with sweet charm. The lady addresses to is pure of heart. जिस लेडी की बात की गई है ना उसका हार्ट बहुत प्योर है. So she is full of joy. Therefore to her nature is always festive. The poet finds a contrast between his mood and the mood of the lady. पोइट को कॉन्ट्रास्ट लगता है अपने मूड में और उस लेडी के मूड में. The poet remembers that in his earlier days he had this joy, though the path of his life was rough. In those days, मतलब वो अपने दिनों को याद कर रहे हैं पोइट. In those days he even used his misfortunes as materials to weave visions of delight. वो कुछ बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते थे. Then hope grew around him like a creeper growing around a tree. Natural objects seemed to be his own, as if an extension of his own personality. But now his careworn heart has no joy. He cares little for this loss of joy, but his loss of imagination is the real loss. सबसे ज़्यादा क्या है ना, पोइट को ये दुख है कि इमेजिनेशन नहीं है उनके पास. अब वो कम हो गई है. He was born with superpower of imagination, but it is almost dead now. He tried to be patient, forgetting the loss he had suffered. So he tried to cultivate the study of metaphysics, so that once again he could be natural man who does not sigh, जो आँखें नहीं भरता और shed tears all the time. तो उन्होंने क्या किया, जब उनको लगा कि उनकी इमेजिनेशन की शक्ति कम हो रही है तो उन्होंने मेटाफिज़िक्स पढ़ना शुरू कर दिया. दिस वॉज हिज प्लान. ही प्रैक्टिस्ड इट बट इट डिड नॉट हेल्प हिम मच. Tangled in metaphysics, he is still sad.
unable to rouse imagination in him, unable to be creative thoroughly, incapacitated and so melancholy. इसलिए वो बहुत दुखी हैं. The poet's mind is in the grip of sad thoughts born of the tragic reality of his life. He wants to get rid of them so that he can listen to the wind once again. In the raving wind, he hears a prolonged scream of agony. Agony means pain. तो जब वो निकलना चाहते हैं इस चीज़ से बाहर, है ना, जब हवा चलती है ना, तो वो उनको ऐसा लगता है जैसे पेन है, कोई चीख रहा है. It is a mad scream, and the poet thinks that the wind should go to the places where its howling will not sound so discordant. तो ये बोलते हैं कैसी स्क्रीम है, मैड स्क्रीम है. और पोइट सोचते हैं कि द विंड शुड गो टू प्लेसेस, विंड ऐसी जगहों पे जानी चाहिए वेयर इट्स हाउलिंग विल बी साउंड, जहाँ इसकी हाउलिंग जो है, इसकी आवाज़ जो है वो ट्यूनलेस हो. डिस्कॉर्डेंट मीन्स ट्यूनलेस हो. एज इट डज हियर, जैसे कि वो यहाँ उसकी आवाज़ ऐसी लग रही है. टू बेयर क्रैग माउंटेन्स एंड टू सम ब्लास्टेड ट्री, सम पाइन ग्रोव फार अवे फ्रॉम एनी woodman's reach, or some witch haunted lonely houses. Okay, now it is now causing havoc in this rainy month of April, creating the atmosphere of devil's Christmas. ये जो आवाज़ें आ रही है ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है. The tragic atmosphere is full of painful sound of the wind. So the wind is like an actor or even a poet. The sound made by the wind at the moment seems to be similar to the one made by a retreating army, its members groaning in pain and shaking in cold. The sound is silent and there is a brief pause. Then another sound is heard, less fearful, a bit pleasant even. It is like the tender story written by Thomas Otway of a little girl who lost her way on a desolate moor near her home. The little girl moaned low in grief and fear, and at times screamed loudly so that her mother might hear her and come to her rescue. The wind is imitating these sounds. ऐसा लग रहा है कि विंड जो है ना, जैसे एक बच्ची रो रही है उसकी आवाज़ की तरह है, उसकी तरह आवाज़ कर रही है विंड. Careworn means worried. Careworn, the poet is sleepless, but he wants that his friend may never suffer this sleeplessness. Sleep is a wonderful painkiller. Anodyne means painkiller that heals all ailments. In the night, the storm may blow and stars may twinkle, but they cannot touch the person in profound sleep. Sleep ऐसी चीज़ है, जब बोलते हैं ना किसी चीज़ से बचना है तो आप सो जाओ, जब आपको थॉट से बचना है तो आप सो जाओ, जब आप परेशान हो तो आप सो जाओ. ठीक है. The poet wishes her to rise in the morning and joyous and cheerful. He wants that the purity and freshness of her heart may spread all over nature. There is something divine in her heart, and all things in nature should share that heavenly element. Celestial means heavenly elements. The poet wants her to rejoice forever. May no dejection be in her लाइफ. तो पोइट जो है ना वो सो जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जब मैं उठूँ ना तो हेवनली वर्ल्ड हो, बहुत अच्छा हो सब कुछ, और कोई डिजेक्शन ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डू इंटरप्रिटेशन. इसका इंटरप्रिटेशन ही बचा है, और क्या बचा है इसका, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और ये रोमांटिक पोएम है. 3 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है अभी. नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डू इंटरप्रिटेशन. थैंक यू सो मच.